हेलो फ्रेंड्स। मैं ग्रेड अप क्लासेस से अरुण सर बोल रहा हूँ और शुरू करने से पहले सबको गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज मैं 15 क्वेश्चन जो आपको लेकर आया हूँ, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम दरोगा बिहार एसएससी, खास करके मैं क्वेश्चन 15 सेट जो एनसीईआरटी बुक से बनाकर लाया हूँ। दोस्तों आप लोग जाएंगे कहीं नहीं, शुरू से अंत तक देखेंगे वीडियो। और जो 15 क्वेश्चन मोस्ट है आने जो आपका तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 1857 पुस्तक के लेखक कौन था। ये सवाल है कि 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका पीसी जोशी, बी में एस एन सेन, और सी में अशोक मेहता, और डी में वी डी सावरकर। दोस्तों तो फटाफट बताएंगे आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। तो आपका ये आंसर होगा बी। बी क्या आंसर होगा? बी दोस्तों, एस एन सेन हुआ दोस्तों। 1857 पुस्तक के लेखक एस एन सेन। तो अब ऑप्शन हम थोड़ा सा ले लेते हैं। ऑप्शन तीन जो ऑप्शन बचा उसका क्या क्या, कौन कौन सी पुस्तकें लिखे। तो पीसी जोशी ने पुस्तक लिखा दोस्तों। पीसी जोशी पुस्तक लिखा वो रिवेलियन 1857। रिवेलियन रिवेलियन 1857। 1857 पुस्तक लिखा पीसी जोशी। और दोस्तों अब सी क्या बोल रहा है? अशोक मेहता। अशोक मेहता कौन सी पुस्तक लिखा? तो अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन। अशोक मेहता जो पुस्तक लिखा द ग्रेट रिवेलियन, कौन सी पुस्तक लिखा? तो रिवेलियन द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक लिखा अशोक मेहता। और वी डी सावरकर ने पुस्तक कौन सी लिखे? वी डी सावरकर पुस्तक लिखा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और क्या पूछेगा दोस्तों कि आपका पूछा कि भारत कौन सी जो मतलब बताएगा कि 1857 की क्रांति जो हुई थी दोस्तों। 1857 की क्रांति पूछेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हुए दोस्तों। आपको पूछेगा कि क्या बोलते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वी डी सावरकर। वी डी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर ने कहा था। और दोस्तों 1857 क्रांति आपको मालूम है। 1857 की क्रांति के समय एक मोस्ट और क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय पूछेगा। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग। कौन सा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों याद रखें, लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के समय। अब दोस्तों क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी मोस्ट सवाल है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो दोस्तों लॉर्ड पार्मस्टन। क्या नाम है? लॉर्ड पार्मस्टन दोस्तों, लॉर्ड पार्मस्टन। और दोस्तों क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी जो दी गई थी, फांसी सबसे पहले 1857 की क्रांति में दोस्तों मंगल पांडे। कौन सी? मंगल पांडे। मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी की सजा, फांसी मतलब दी गई थी। मंगल पांडे। मंगल पांडे दोस्तों। और इस तरह ऐसे पूछा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल है। कमल और रोटी। कमल और रोटी। कमल और रोटी दोस्तों 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों। और 1857 क्रांति दिवस पूछेगा दोस्तों। 1857 क्रांति दिवस 10 मई को मनाया जाता है। 10 मई को 1857 क्रांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 1857 क्रांति में जो आपको बताया कि सबसे पहले मंगल पांडे को जो फांसी की सजा दी गई थी वो कौन सी बटालियन का सिपाही था? 34वीं बटालियन का सिपाही था दोस्तों। कौन सी बटालियन? 34वीं बटालियन का सिपाही था दोस्तों मंगल पांडे। और दोस्तों क्या पूछता है कि 1857 की क्रांति जो अगर बिहार से पूछे, जो आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है तो बिहार से पूछे कि 1857 क्रांति के समय जो बिहार से लड़ाई को लड़े, बिहार से यानी कहाँ से? जगदीशपुर से जो लड़ाई लड़े वो दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से पूछे वीर कुंवर सिंह दोस्तों। और क्या पूछे कि पटना से पूछे, पटना से पीर अली। पटना से दोस्तों, पटना से कौन लड़ाई लड़े? पीर अली। याद रखिए इस तरह पटना से अगर पूछ दे आपसे 1857 क्रांति जो हुई थी उससे पटना से नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली। क्या नाम है दोस्तों?
उसका दोस्तों नाम क्या है, याद रखेंगे दोस्तों, उसका नाम है पीर अली। क्या नाम है? पीर अली, 1857 क्रांति। ठीक है दोस्तों, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल क्या बोला दोस्तों कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? क्या नाम है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इस तरह ये सवाल आपका दूसरा नंबर। तो आपका ए में मेघालय, बी में मणिपुर, सी में केरल और डी में तमिलनाडु। तो दोस्तों फटाफट आंसर देंगे इसका, क्या आंसर होगा दोस्तों? तो मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मेघालय। क्या होगा? मेघालय दोस्तों, मेघालय इसका आंसर होगा। उमियम झील किस राज्य में? मेघालय। तो क्लियर, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और क्या पूछता है कि मणिपुर में कौन सी झील है? मणिपुर। तो दोस्तों मणिपुर में आपको, मणिपुर में जो आपका झील है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। आपको मणिपुर में, जो उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में लोकटक झील। और मणिपुर में ही एक और पूछता है कि जो है केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। किस राज्य में? मणिपुर। और केरल में आपको पेरियार झील है दोस्तों। कौन सी झील है केरल में दोस्तों? तो पेरियार। कौन सी दोस्तों? तो पेरियार, पेरियार झील केरल में। और तमिलनाडु में दोस्तों पूछेगा कि आपका कौन सी? पुलिकट। पुलिकट झील कौन सी? तमिलनाडु में। कौन सी झील है? पुलिकट। पुलिकट झील तमिलनाडु में दोस्तों। इस तरह ऐसे मेघालय में हो गया उमियम झील, मणिपुर में लोकटक, और केरल में पेरियार झील, और पुलिकट जो हो गया तमिलनाडु में। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। तो अगर और क्या पूछ देता है आपको दोस्तों कि आपको मालूम है केरल, जो वही केरल में मानसून सबसे पहले आता है। केरल में किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है दोस्तों? केरल में। और जो सबसे दोस्तों इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और दूसरा क्या पूछा है कि तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? तो आपका तमिलनाडु। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु। जाड़ों के दिन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु। और जनवरी फरवरी के महीनों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु। इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तीसरा नंबर सवाल दोस्तों क्या बोल रहा है? तीसरा वाला क्याल क्या है? तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों क्याल क्या है? ये सवाल आपका क्याल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में गंगा डेल्टा, बी में केरल के लैगून, सी में एक पर्वत, और डी में क्या है? तराई का मैदान। दोस्तों फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? केरल के लैगून। क्या दोस्तों? केरल के लैगून है। क्याल क्या है? जो केरल में इसको मतलब लैगून बोला जाता है, नहीं झील बोला जाता है, लैगून। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरह ऐसे याद रखें। गंगा डेल्टा आपको मालूम है दोस्तों, गंगा डेल्टा विश्व की जो है सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। ये पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, सॉरी क्या बोलता है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा ने देकर आपको गंगा जो है क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ये ऐसे देगा आपको ऑप्शन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान होगा आपको, और क्या बोलते हैं, इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। और जो सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछता है। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपको मैनग्रोव की वनस्पतियां कहाँ मिलती है? तो सुंदरवन में मिलती है, जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। और यह पूछते कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कोलकाता में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ में? यानी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? चौथा क्या बोल रहा है? हड़प्पा नीति के अंतर्गत न हड़प्पा जाने वाले राज्य था, ये सवाल है। यानी कहने के मतलब कि हड़प्पा नीति यानी हड़प नीति के अंतर्गत न हड़प्पा जाने वाले राज्य था। बहुत मोस्ट सवाल है ये। सवाल क्या होगा आंसर इसका बताएंगे फटाफट। ए में ऑप्शन है आपका अवध, बी में आपका झांसी, सी में सतारा, डी में नागपुर। तो फटाफट आंसर देंगे इसका क्या होगा। ये ध्यान से देखेंगे सवाल क्या, न हड़प्पा जाने वाला राज्य था। तो आंसर फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा। अवध दोस्तों, अवध आंसर इसका होगा। हड़प्पा नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सी राज्य को नहीं अपनाया गया था, ये सवाल आपका। तो आंसर होगा अवध। और याद रखिए झांसी था आपको इसमें शामिल, नागपुर था, सतारा भी था शामिल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो डलहौजी के समय में, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय में आपको दोस्तों ये किया गया था दोस्तों। ठीक है, हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इस तरह ऐसे याद रखेंगे।
और आपको मालूम है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में भी जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ दोस्तों? मुंबई से थाने। कहाँ से कहाँ दोस्तों? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर दोस्तों, मुंबई से थाने। इस तरह ऐसे याद रखेंगे डलहौजी के समय में दोस्तों। और तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आपका दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर क्या बोला है? 5 नंबर, निम्न में से कौन एक एक्ट जो है सुमेलित नहीं है? ये सवाल है। थोड़ा यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, जो यहाँ पे निम्न में कौन सी एक एक्ट यानी अधिनियम सुमेलित नहीं है। तो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे बना दें, यहाँ पे 1774 है। ए में, बी में पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चार्टर एक्ट जो है 1800 आपका दोस्तों क्या 1833। और शारदा कानून क्या 1930 दोस्तों। तो कौन सा आंसर होगा? मैंने ऑप्शन बना दिया दोस्तों, तो फटाफट बता देंगे इसका क्या आंसर होगा आपको दोस्तों कि निम्न कौन सी एक्ट सम्मिलित नहीं है। तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा? फिर से मैं ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 है, अपेट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर एक्ट 1833 है, शारदा कानून 1930। तो बताएंगे आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आंसर होगा आपका ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1774। एक गलत आपका। रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ? 1773। यहाँ पे आंसर सही होगा। पिट्स इंडिया का एक्ट क्लियर है 1784। 1833 क्लियर है। चार्टर एक्ट यानी चार्टर अधिनियम 1833 क्लियर है। शारदा कानून 1930 क्लियर है। इस तरह ऐसे आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इस तरह ऐसे होगा आंसर आपका दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको मालूम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कोलकाता में स्थापना की गई थी दोस्तों। कोलकाता में स्थापना की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ? कोलकाता में। और दोस्तों अब ये दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 के तहत क्या हुआ था दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी दोस्तों। और आपको क्लियर है कि जो आप 1833 चार्टर जो है ना, 1833 से चार्टर, इसमें जो लॉर्ड मिंटो के समय में क्या हुआ था दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। अगर पूछ दे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत? तो 1833 चार्टर अधिनियम। 1833 चार्टर अधिनियम किसके समय? लॉर्ड मिंटो के समय दोस्तों। अब चौथा नंबर क्या बोला था? चौथा ऑप्शन क्या बोला था? शारदा कानून क्या बोला था कि 1930। तो मालूम होगा दोस्तों आपको कि शारदा कानून जो है, शारदा कानून संबंधित जो बाल विवाह से, क्या नाम है? बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। बहुत मोस्ट सवाल, बाल विवाह जो 1930 आपका शारदा कानून है, जो लॉर्ड किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय दोस्तों। लॉर्ड इरविन के समय में शारदा कानून एक्ट जो पारित हुआ था दोस्तों। तो इस तरह आप एक क्लियर हो गए आपका। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका निम्न में से किसे पिल, सवाल है 6ठा नंबर सवाल क्या है? निम्न में किसे पिल बक्स के नाम से जाना जाता था? ये सवाल आपका दोस्तों। निम्न में से किसे पिल बक्स के नाम से जाना जाता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में इल्तुतमिश, बी में बलबन, सी में रजिया सुल्तान और डी में क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बताएंगे कौन सी आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन होगा पिल बक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को पिल बक्स के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो आपको मालूम होगा पिल बक्स जो आपको मैंने यहाँ सबको क्लियर हुआ कि लाख बक्स के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बक्स के नाम पे हमने चेंज कर दिया, पिल बक्स कर दिया कि ये सबको मालूम नहीं होगा ये दोस्तों, इसलिए मैंने पिल बक्स बना दिया। तो पिल बक्स के नाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरह याद रखेंगे।
पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान देने वाला, और लाख बख्श के कि लाखों का दान देने वाला है, ये दोस्तों ऐसे। और आपको मालूम है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो क्या बोलते हैं कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो है आपको, कुतुब मीनार दिल्ली में जो आपको कुतुब मीनार है जो दिल्ली में आपको है, इसका नींव रखा। कौन रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और ये क्या बोलते हैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका किसका मतलब है गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या पूछेगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया? 1206 में किया दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना। और किससे संबंधित? गुलाम वंश, या पूछ देगा गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना पूछेगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की? 1206। गुलाम वंश, दास वंश, ममलुक वंश बोलते हैं इसको, या इलवरी वंश बोलते हैं। किसको? गुलाम वंश को बोलते हैं दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। अभी क्या ऑप्शन मैंने क्या दिया था? ए में ऑप्शन था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो भी था गुलाम वंश से संबंधित था दोस्तों, तो याद रखेंगे। और जो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाया, क्या चला? इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश और दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत काल का अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दे, वास्तविक दिल्ली सल्तनत काल के पूछ दे आपको, तो दोस्तों यहाँ पे अगर पूछ दे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ दे दोस्तों, अगर पूछ दे कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको इल्तुतमिश दोस्तों। ठीक है, इस तरह ऐसे याद रखें दोस्तों। और इल्तुतमिश के बारे में क्या पूछता है कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया? कुतुब मीनार को जो है दोस्तों पूर्ण किसने करवाया दोस्तों? तो इल्तुतमिश करवाया। और क्या पूछा? सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के, शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाया सबसे पहले? तो इल्तुतमिश दोस्तों। इस तरह यानी चांदी का टंका और तांबा का जीतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदी का टंका और तांबा का जीतल किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश। और इक्ता प्रणाली बता दिए। इक्ता प्रणाली किसने चलाया दोस्तों? तो इल्तुतमिश चलाया दोस्तों। ठीक है। और एक क्या पूछता है? 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने किया दोस्तों? 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने किया? तो आपको क्या बोलते हैं? इल्तुतमिश ने किया। लेकिन 40 गुलाम में सरदारों का जो 40 गुलाम का किसने विनाश किया था दोस्तों? इधर पूछ दे तो बलबन। तो इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। और क्या बोलते हैं आपका बलबन के बारे में तो मालूम होगा कि बलबन जो था आपका, जो बलबन ने किया कि एक नवरोज उत्सव चलाया था फारसी रीति रिवाज पर नवरोज बलबन ने क्या शुरू किया? नवरोज उत्सव पूछते आपसे कि किस दिल्ली सल्तनत काल व्यक्ति ने शुरू किया था? तो बलबन। कौन सी? बलबन दोस्तों, याद रखेंगे बलबन। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अगर पूछ दे कि अपने विरोधियों के प्रति जो दिल्ली सल्तनत काल के व्यक्ति कौन सी जो कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया, क्या पूछते हैं? लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया, तो आपका आंसर है बलबन दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे बलबन, लौ एवं रक्त नीति पालन किया बलबन दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। रजिया सुल्तान मालूम होगा आपको। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल की जो थी प्रथम महिला शासिका। रजिया सुल्तान जो आपको जो थी वो प्रथम महिला शासिका और अंतिम महिला भी थी। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम महिला एवं अंतिम शासिका भी पूछते कि अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो आपका आंसर रजिया सुल्तान दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों।
तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल दोस्तों 7 नंबर क्या बोल रहा है, आपको मालूम है 7 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, फटाफट कि शत्रुधि शत्रुधि नदी का आधुनिक नाम क्या है। ये दोस्तों 7वां नंबर बोला कि शत्रुधि नदी का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों। तो इसका ये ऑप्शन में ए में घग्गर, बी में काबुल, सी में आपका सतलज है और डी में सोहन है। तो बता देंगे ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बता देंगे क्या होगा इसका आंसर। तो आपका क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी सतलज। क्या आंसर होगा दोस्तों, सतलज होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं घग्गर। घग्गर जो आपका नाम है दृश्यवती दृश्यवती जो प्राचीन नाम है घग्गर का। और कुब्भा, कुब्भा क्या नाम है, कुब्भा, कुब्भा प्राचीन नाम हो गया आपका जो काबुल को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और सुषमा, सुषमा जो को सोहन नदी है, सुषमा, सुषमा, ये सुषमा जो आपको ये लूसेंट का बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों। ये सुषमा जो नदी है प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम सोहन। तो शत्रुधि नदी का आधुनिक नाम क्या है, सतलज। इस तरह ऐसे याद रखें दोस्तों। 7 नंबर का सवाल था। और नेक्स्ट चलते हैं 8वां नंबर क्या बोला दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने हर चैप्टर से के हर पॉइंट से मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया दोस्तों। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि कौन सी जो है ना, कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है दोस्तों। ये सवाल आपका है, कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए में महासभा, बी में सुरक्षा परिषद, और डी में आपका क्या है, सी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और डी में क्या आपको दोस्तों, डी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों। तो ऑप्शन बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ए में महासभा, बी में सुरक्षा परिषद, सी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो आंसर इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन से पकड़ लेंगे, क्या आंसर होगा, डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और महासभा ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं आपका, ये भी ए अंग, महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। हाँ दोस्तों, इस तरह आपका जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं पूछेगा, 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग, 6 अंग। तो कौन सा सवाल था, कौन सा अंग नहीं है, ये सवाल है, बहुत मोस्ट सवाल है। तो महासभा होगा, सुरक्षा परिषद होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं होगा दोस्तों। अगर पूछ दे कि महासभा को क्या बोलते हैं, महासभा विश्व की लघु संसद, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है दोस्तों। लघु संसद, विश्व की लघु संसद महासभा को बोलते हैं। सुरक्षा परिषद को क्या बोलते हैं, दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। किसको, सुरक्षा परिषद को बोलते हैं दोस्तों। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं दोस्तों। और एक क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, कहाँ, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, द हेग है, जो नीदरलैंड में पड़ेगा दोस्तों। और क्या सुरक्षा परिषद के बारे में क्या पूछा है कि जो है कि संयुक्त राष्ट्र से का मुख्य अंग कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर मुख्य अंग पूछ दे तो आपका क्या होगा, सुरक्षा परिषद। मुख्य अंग पूछ देगा तो क्या होगा आंसर दोस्तों, सुरक्षा परिषद, जो दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, सुरक्षा परिषद। ठीक है दोस्तों। सुरक्षा परिषद में कितने, 5 अस्थायी सदस्य देश, कितने अस्थायी, 10 दोस्तों। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी, 10। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश, 5। इस तरह ऐसे याद रखें दोस्तों। और आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्त 100 कितने कितने देश हैं, 193। जो 193 देश है, जो आपका दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान आपको 193वां सदस्य देश है दोस्त। और सुरक्षा क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और पूछता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय तो क्लियर दह हो गया, नीदरलैंड में पड़ेगा। 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 संयुक्त क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों, 3 अप्रैल 1946 को। क्लियर है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय। कितने अनुच्छेद हैं, 70 अनुच्छेद हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याद रखेंगे कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या कितनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, 15 दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश, 15। और इसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है दोस्तों, तो 9 वर्षों के लिए।
9 वर्षों के लिए आपका दोस्तों की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश 15 और नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 9 वर्षों के लिए दोस्तों। अब प्रत्येक क्या होता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछ दे कि प्रत्येक की 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पूछ दे, 3 वर्ष बाद जो होता है, 3 वर्ष बाद क्या होता है, कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करता है? तो 5। कितने? 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और न्यायाधीश में क्लियर है कि न्यायाधीश की कार्यकारी भाषाएं पूछे तो फ्रेंच और अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी जो भाषाएं होती है दोस्तों कौन कौन होती है? फ्रेंच और अंग्रेजी दोस्तों। अंग्रेजी यानी फ्रेंच अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं हैं दोस्तों। और अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम जो कार्यवाही चलाने के लिए कितने सदस्य न्यूनतम होते हैं? तो 9। कितने दोस्तों? 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चलाने के लिए जो होता है कोरम यानी कार्यवाही चलाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 9। तो क्लियर है दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत फायदा करेगा, आपका परीक्षा में स्मार्ट बना देगा, हीरो बना देगा दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट, अगर 9th चलेंगे दोस्तों। 9वां नंबर क्या बोल रहा है? प्राक्कलन समिति में दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों? प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये सवाल है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 में 1 वर्ष, बी में 2 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में 6 वर्ष। तो बताएंगे फटाफट, ऑप्शन से पकड़ेंगे कौन सा होगा दोस्तों? ए फटाफट बता देंगे कौन सी होगा आंसर। क्लियर है? फटाफट बताते जाएंगे दोस्तों कौन सी होगा प्राक्कलन समिति में। हाँ तो दोस्तों बताएंगे फटाफट आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? 1 वर्ष। सवाल का था प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, कितने वर्ष? 1 वर्ष। कितने वर्ष? 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए में सही होगा, 1 सही होगा दोस्तों। और क्या बोला है? प्राक्कलन समिति में अगर पूछते प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य? 30 होते हैं। केवल लोकसभा के कितने? 30 सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते दोस्तों। और क्या बोलते हैं क्या पूछता है कि जो है कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? पूछ देता है परीक्षा में कौन सी समिति जो होती है सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है? तो प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति दोस्तों। और क्या पूछ देता है आपको परीक्षा में? पूछेगा कि अगर पूछ दे कि ये तो क्लियर हो गई, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है दोस्तों। ऑप्शन चल रहे हैं हम लोग। ऑप्शन 2 वर्ष, तो ऐसे आपको ऑप्शन दिया हुआ था 6 वर्ष। 6 वर्ष हो गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष दोस्तों। लोकसभा अगर पूछ दे लोकसभा कार्यकाल कितना वर्ष? लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष? लोकसभा का तो 5 वर्ष होता है दोस्तों। लोकसभा का तुलना किससे करेंगे? विधानसभा से। कितना वर्ष? 5 वर्ष दोस्तों। और इस तरह ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। और हाँ चलेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? 10 नंबर क्या बोल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को क्या बोल रहा है कि भारतीय हाँ दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था क्या बोल रहा है दोस्तों? भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम 9 के क्रम में किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों? भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम जो वरीयता अनुक्रम 9 के में किसका उल्लेख किया गया? तो ए में आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति है, बी में आपका भारत रत्न है, सी में आपका प्रधानमंत्री है और डी में मुख्य निर्वाचन। तो फटाफट बता देंगे कौन सी होगा आंसर इसका दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपको मुख्य निर्वाचन। मुख्य निर्वाचन को वरीयता क्रम में 9 के क्रम में रखा गया। और बी क्या पूछता है? बी के बारे में पूछता है दोस्तों कि भारत रत्न। ऐसे सवाल क्या पूछता है कि एक मात्र ऐसा पुरस्कार कौन सी है जो वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है दोस्तों? बहुत मोस्ट है। अगर परीक्षा में पूछते आपको कि भारत का एकमात्र ऐसा पुरस्कार कौन सी है जो वरीयता अनुक्रम में उस रखा गया है दोस्तों? तो याद रखिए कौन सी है? भारत रत्न दोस्तों। कौन सी है? भारत रत्न को क्या बोलते हैं वरीयता क्रम में रखा है। भारत रत्न कौन सी? तो 7 के अनुक्रम जो होता है यानी संख्या जो होता है 9 यानी 7 के क्रम में, 7 के क्रम में कौन सी है? भारत रत्न का क्रम रखा गया। और प्रधानमंत्री के बारे में पूछे दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में पूछे कि प्रधानमंत्री कौन सी वरीयता क्रम है? तो 3 दोस्तों। कौन सी? 3। अगर पूछे आपको कि ए में ऑप्शन क्या
आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति के बारे में पूछे कि वरीयता क्रम में कौन सी रखा गया, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति को रखा गया आपको कौन सी क्रम में दोस्तों, तो ये आपका आंसर होगा 5वें, कौन सी क्रम, 5वें क्रम में रखा गया। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे दोस्तों याद रखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक यानी कैग बोलेंगे किसको, यानी कैग बोलेंगे दोस्तों, कैग यानी भारत की जो क्या बोलते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी 9 के क्रम में रखा गया दोस्तों, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी रखा गया। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और क्लियर है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, तब तीसरा में प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। पहले पूछ दे फर्स्ट प्रधान पर पूछ दे भारतीय राज्य व्यवस्था में कि प्रथम में जो वरीयता क्रम में कौन सी है, तो राष्ट्रपति। प्रथम पूछ दे, प्रथम तो राष्ट्रपति होते हैं, आपको सबको मालूम होगा, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति। दूसरा में आपका कौन सी होता है, दूसरा में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा। दूसरे क्रम में जो वरीयता अनुक्रम में जो हमारे विभिन्न पदाधिकारियों का जो है वो, तो तीसरा में प्रधानमंत्री हो गया। क्लियर, तीसरे में कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं सवाल, क्या नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल, क्या बोल रहा है दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ में अवस्थित है दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल दोस्तों कहाँ में अवस्थित है, ये सवाल आपका है। सिक्योरिटी पेपर मिल, तो ऑप्शन नंबर ए में हैदराबाद, बी में नासिक है, नासिक क्या लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नासिक होगा, और सी में क्या देवास, और डी में होशंगाबाद। तो बताएंगे फटाफट क्या होगा आंसर, तो क्लियर हो, ये इसका आंसर क्या होगा, होशंगाबाद। क्या होगा, होशंगाबाद, जो आपका काम है एमपी में दोस्तों, एमपी में आपका सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। हैदराबाद के बारे में पूछे दोस्तों, हैदराबाद के बारे में तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पूछे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पूछ दे हैदराबाद। और क्या पूछेगा आपको, देवास के बारे में पूछेगा, देवास के बारे में बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस आपसे पूछ दे कहाँ में, तो देवास में दोस्तों, कहाँ में, देवास में। इस तरह से ऑप्शन पकड़ रहे हैं आप लोग। और क्या आप क्या ऑप्शन क्या आपका आ गया, नासिक, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस नासिक में, करेंसी नोट प्रेस नासिक में होगा दोस्तों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, हाँ नेक्स्ट है कि आपको दोस्तों कि 12 जो है ना, 12 क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट है कि 12वां सवाल क्या बोल रहा है कि बैंकों 12 नहीं है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय पूछता है सवाल। ठीक है दोस्तों, क्या पूछता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कि 12 बैंक याद रखें। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों। नहीं, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंक, 14 बैंक। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो ए में सी डी देशमुख, बी में एल के झा, सी में ओसवान स्मिथ, डी में नन ऑफ दीज। तो कौन सी आंसर होगा, फटाफट बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, एल के झा। क्या आंसर होगा, एल के झा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसमें आरबीआई के गवर्नर एल के झा दोस्तों। और जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर दोस्तों आपका कौन सी होगा, ओसवान स्मिथ, फर्स्ट होगा। और भारतीय पूछ दे, भारतीय तो सी डी देशमुख। अगर भारतीय पूछ दे आरबीआई के गवर्नर भारतीय तो सी डी देशमुख, एल के झा। तो क्लियर हो गए कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे दोस्तों। और क्या पूछे, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय दोस्तों पूछ देगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी के समय। किसके समय, इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। और अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1980 में दोस्तों, याद रखेंगे। और आरबीआई के बारे में पूछे, आरबीआई की जो स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग, किसके सिफारिश पर, हिल्टन,
याद रखेंगे हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी दोस्तों। और आरबीआई का लेखा जोखा पूछते हैं दोस्तों, आरबीआई का लेखा जोखा माना गया कब से कब, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा जो वर्ष होता है दोस्तों 1 जुलाई, 1 जुलाई दोस्तों आरबीआई का लेखा जोखा 1 जुलाई से 30 जून, कितना 30 जून याद रखें दोस्तों। अगर आरबीआई के लेखा वर्ष माना गया, यह वित्तीय वर्ष माने पूछे वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल और 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये वित्तीय वर्ष माना गया, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। और क्या पूछता है कि आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय क्लियर है कहाँ, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। अब प्रारंभिक मुख्यालय, प्रारंभिक पूछ दे, प्रारंभिक आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता, कहाँ दोस्तों, कोलकाता, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं सवाल, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट बोल रहा है कि सेबी, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ में स्थित है, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ है, कहाँ में, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ में स्थापित है, ये सवाल है। देखेंगे क्या सवाल पूछ रहा है, ए में ऑप्शन बी में ए में मुंबई, बी में चेन्नई और सी में पुणे और डी में कोलकाता दोस्तों। तो बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ, चेन्नई दोस्तों, कहाँ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित, चेन्नई। अगर यही आपको पूछ दे सेबी का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय पूछ दे तो कहाँ, मुंबई, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों सेबी, यानी सेबी को ही बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, क्या बोलते हैं दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना मालूम 1988, सेबी की स्थापना 1988 में दोस्तों। सेबी का मुख्यालय कहाँ, मुंबई, और सेबी का क्षेत्रीय जो कार्यालय है ना वो आपका चेन्नई है, चेन्नई में भी है, और आप क्या बोलते हैं कोलकाता भी है दोस्तों। कहाँ दोस्तों, कहाँ कहाँ होगा आपका, अगर पूछ दे सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय, एक तो क्लियर हो गए चेन्नई, दूसरा कोलकाता, कहाँ होगा दोस्तों, कोलकाता, और कहाँ होगा, कोलकाता हो गया आपका, और दिल्ली, कहाँ, दिल्ली, दिल्ली। तो सोच समझ के आंसर देंगे आप लोग, मैंने सवाल बना दिया, सवाल था कि सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ में स्थापित है, तो क्लियर है चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, और मुख्यालय का मुंबई, स्थापना 1988। सेबी क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और या हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय प्रति एवं विनिमय बोर्ड, इसको बोलते हैं, किसको, सेबी को बोलते हैं दोस्तों, क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोल रहा है सवाल कि 14 नंबर सवाल क्या बोला, निम्न में कौन सी अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है, ये सवाल है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है, तो बताएंगे फटाफट। ए में किस्वतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, बी में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान होगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ है, बिहार, सी में नोगर वाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, और डी में क्या है, कावला वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान। तो आंसर कौन सी होगा, मैंने हर चैप्टर से एक क्वेश्चन मैंने आप इसमें डाले हैं कि जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन सटीक लड़ जाए। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आंसर, कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है दोस्तों, सही ढंग से पढ़े, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, नहीं कि सुमेलित पढ़ लेंगे सीधे सीधे, तो ये आंसर आपका क्या होगा, वी, क्या आंसर होगा दोस्तों, वी, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ, बिहार में नहीं, कहाँ दोस्तों, गोवा में, कहाँ में दोस्तों, गोवा में, बिहार नहीं मार देंगे, क्या बाकी सब ऑप्शन सही है। किस्वतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, आपका सी में क्या, नोगर वाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में, क्लियर है, कावला वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान, कहाँ में, राजस्थान। तो इस तरह याद रखेंगे। और ये मेघालय के बारे में पूछे, मेघालय के बारे में कि मेघों का घर किसको बोलते हैं, मेघों का घर मेघालय को बोलते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में, मानसीराम दोस्तों। इधर जयंतिया जो है गारो खासी जयंतिया किस राज्य में पाई जाती है, मेघालय में। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल है और अंतिम सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट और अंतिम। तो चलेंगे 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, 15 नंबर बोल रहा है कि किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, ये सवाल है, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ए में मोटर गाड़ी उद्योग, बी में रेल उद्योग,
सी में कागज उद्योग और डी में सीमेंट उद्योग। दोस्तों सीमेंट, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, सीमेंट उद्योग। तो देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन क्या हुआ, आंसर है, आंसर बताएंगे आंसर क्या हुआ इसका। तो याद रखेंगे किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो मोटर गाड़ी उद्योग, किसको बोलते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग को। बहुत मोस्ट सवाल है। और आपको यहाँ पे देखेंगे क्या बोलता है, हाँ 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो क्लियर है, मोटर गाड़ी उद्योग। ठीक है दोस्तों। और मोटर गाड़ी में याद रखें दोस्तों, मोटर गाड़ी में क्या पूछेगा कि मोटर गाड़ी में पूछ दे कि कौन कौन सी, मतलब जो इसमें संबंधित है, तो हिंदुस्तान मोटर, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, हिंदुस्तान मोटर कहाँ में, कोलकाता में दोस्तों, कोलकाता। और पूछ दे आपसे परीक्षा में कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ में दोस्तों, तो अभी पुणे में। कहाँ में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ में, पुणे में दोस्तों, कहाँ में, पुणे में, पुणे में। और पूछ दे आपसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ में, गुड़गांव में, गुड़गांव में। अब इसका नाम, नया नाम गुरुग्राम, नया नाम क्या होगा, गुरुग्राम। और पूछते आपसे कि सनराइज इंडस्ट्री कहाँ, बेंगलुरु, कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, इस तरह ऐसे याद रखें। और क्या हुए मैंने क्या बोलते हैं, कागज उद्योग पूछ दे, कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना कहाँ में स्थापित किया गया था दोस्तों, बहुत मोस्ट है भी। अगर पूछे कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना जो 1897 में, 1800 दोस्तों सॉरी 1879 में कहाँ में लगाया गया था, लखनऊ में, लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में कागज़ का सबसे पहला कारखाना 1879 में लखनऊ में दोस्तों लगाया गया था दोस्तों। और क्या पूछता है आपको, रेल उद्योग को मालूम है, रेल उद्योग, रेल उपकरण जो बोलते हैं, डीजल इंजन, चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता है, वाराणसी में। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ में होती है दोस्तों, अब तो वाराणसी में, काम होती है दोस्तों, वाराणसी में, वाराणसी में होता है। और क्या पूछे आपसे कि मालूम हुआ कि जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ में है, तो चितरंजन में ही है, कहाँ, चितरंजन में ही, चितरंजन में ही है आपको दोस्तों, चितरंजन में। तो इस तरह ऐसे याद रखें दोस्तों। तो आज का सवाल जो आपको लेकर मैंने आया 15, तो आज ये जो 15 मोस्ट सवाल है दोस्तों, इसको देखना नहीं भूलेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे वीडियो। और थोड़ा बहुत बाय मिस्टेक बाय प्रिंट हुआ होगा, तो उसमें आप थोड़ा सा हम लोग ये बाय मिस्टेक प्रिंट होता है। तो आज कैसा लगा वीडियो आज का, जो अब 15 सवाल लेकर मैंने आया, तो आप लोग जरूर बताएंगे दोस्तों। और कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में हम बताते जाएंगे आप लोग दोस्तों, क्योंकि अगर कुछ फॉल्ट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, तो मैंने जो गलतियाँ होगी उसको मैं सुधारूँगा दोस्तों। और तो ठीक है, आज का जो मैं नेक्स्ट भी वीडियो लेकर आऊँगा। और पूर्ण विश्वास है कि आज आपका जो क्वेश्चन मैं लेकर आया 15 आपको अच्छा लगा होगा। और तो मैं इस तरह आज के 15 क्वेश्चन जो लेकर आया, तो ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ में जो अपनी आज का क्वेश्चन समाप्त करते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेट क्लासेज, जय कलम क्रांति जिंदाबाद।